हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे 17वें समूह के बारे में। 15-16 समूह के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे 17वें समूह के बारे में। 17वें समूह में आपको पता है कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं इनका सामान्य परिचय। तो आवर्त सारणी के समूह 17 के वे तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन तत्व कहलाते हैं। हैलोजन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लवण बनाने वाला, है ना। हैलोजन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द हैलोस से लिया गया है, और हैलोस का मतलब क्या होता है? लवण बनाने वाला, है ना। तो मतलब ये है कि जो हैलोजन समूह के जो तत्व है वे क्या करेंगे? इजीली लवण बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है NaCl का लवण MgCl2 का लवण, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये लवण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? जो लवण बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। हैलोजन तत्व अधातु से भी अभिक्रिया करते हैं। देखो, जो हैलोजन तत्व होते हैं वो धातु से क्रिया करके लवण बनाएंगे, और अधातु से भी क्रिया करते हैं। मतलब धातु और अधातु दोनों से ही क्रिया दर्शाते हैं। यहाँ पे 17वें समूह के तत्वों की बात करें तो आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन जो एक क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। इसको मानव निर्मित भी किया जा सकता है ना। अब देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको पता ही है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। जैसे फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होगा, है ना। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 और 2p5। तो ये है आपका 72 कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 17वें समूह में जितने भी तत्व हैं उनका 72 कक्ष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा NH2NP5 होगा। यहाँ पे इनका मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के आधार पर 1 2 3 ऐसे करके क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक। और ये भी है कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? हायर होती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हैलोजन तत्वों का प्राप्ति स्थान, है ना। तो यहाँ पे हैलोजन जो तत्व है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनकी भूपर पट्टी में प्रतिशत मात्रा कितनी मात्रा में वो उपलब्ध है? तो पहला देखते हैं फ्लोरीन। यह भूपर पट्टी में अविलेय फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह भूपर पट्टी में लगभग 0.06% ही क्या है? उपस्थित है, और ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। इसके खनिज हमें मिलते हैं जैसे कि फास्फोर, जैसे कि फ्लोर स्पार, CaF2, क्रायोलाइट, Na3AlF6 और फ्लोरेपेटाइट मतलब CaF2 3Ca3 और PO4 2। इस रूप में ये हमें मिलते हैं। दूसरा तत्व है आपका क्लोरीन। ये भूपर पट्टी में 0.14% ही क्या है? उपलब्ध है। ये भी हमें निम्नलिखित खनिज के रूप में मिलता है जैसे कि रॉक साल्ट NaCl, सिल्वाइन जैसे कि KCl, कार्नेलाइट जैसे कि KCl MgCl2 6H2O, और है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और है हार्न सिल्वर मतलब AgCl। तो ये जो है क्लोरीन आपका भूपर पट्टी में 0.14% ही उपलब्ध है, और ये निम्नलिखित खनिज के रूप में हमें मिलता है। क्लोरीन के प्रमुख स्रोत जो है आपका समुद्र है, ठीक है, मतलब समुद्री जल है। और दूसरा तत्व है आपका ब्रोमीन। यह ब्रोमाइड के रूप में भूपर पट्टी में हमें 2.5 × 10⁻⁴% मात्रा में उपलब्ध है, ठीक। जो ब्रोमीन होता है ये मुख्यतः समुद्री जल में, लवण झीलों में, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु के ब्रोमाइड के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर बात करें इसके प्रमुख खनिज की तो ये समुद्री जल और ब्रोमोकार्नेलाइट मतलब KBrMgBr2 6H2O के रूप में, मतलब इन दो खनिजों के रूप में ये हमें मिलेगा। और बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की भूपर पट्टी में मात्रा जो है 8 × 10⁻⁵% ही है। यह हमें निम्नलिखित खनिज के रूप में मिलेगा जैसे कि समुद्री खरपतवार और कालीचे या फिर चिली साल्ट पीटर मतलब NaNO3 के रूप में, ठीक। तो और ये हो गया आपके 17वें समूह के तत्व के बारे में। लास्ट तत्व है आपका एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यह इन्वायरमेंट में मतलब प्रकृति में हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होता है। इसे हम लोग बना भी सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो जो 17वें समूह के तत्व होते हैं, है ना,
जो 17वें समूह के तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, तो जो 17वें समूह के तत्व है वो उनकी दो ऑक्सीकरण अवस्था वो दर्शाएंगे। जैसे कि पहला है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे और दूसरा है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो जो 17 समूह के तत्व होते हैं उनमें फ्लोरीन जो आपका पहला तत्व है, फ्लोरीन के जितने भी यौगिक होंगे, ठीक, वो कैसे होंगे, उच्च विद्युत ऋणात्मकता दर्शाएंगे, ठीक। और फ्लोरीन के जितने भी यौगिक हैं या फिर जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण दर्शाता है, ठीक। फ्लोरीन कैसा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, -1। और जो फ्लोरीन है ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। अब देखते हैं दूसरे तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो फ्लोरीन के अलावा 17वें समूह में जो और तत्व हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है ना। तो ये तो हो गया ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। 17वें समूह के जो तत्व होते हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दोनों दर्शाते हैं, जिसमें से आपका फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीकरण दर्शाता है। और इसके अलावा और जो तत्व हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखते हैं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। तो जो आपका फ्लोरीन है वो तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करता है, लेकिन जो आपके बाकी के तत्व हैं वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +5 ऑक्सीकरण अवस्था, +7 ऑक्सीकरण अवस्था ये भी दर्शाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन ये सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, है ना। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे ही, साथ ही +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है। तो इसका कारण ये है कि फ्लोरीन में आपके डी कक्षक नहीं होते हैं, इस कारण ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करता है। लेकिन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें तो होते हैं ना, इनमें तो डी कक्षक होंगे। तो इस कारण क्या होता है, जब इनके उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं तो पहला तो संक्रमण सामान्य अवस्था आता है, उसके बाद उत्तेजित अवस्था में क्या होते हैं, इनके जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षक में शिफ्ट होने लगते हैं। डी कक्षक में जैसे ही जाते हैं तो ये +1, +3, +5, +7 ये सब ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इस प्रकार होता है, मतलब संकरण इस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अब कितनी हो गई, हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, तो अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1, 2 और 3 हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे चला जाएगा। तब देखते हैं तब के केस में ऑक्सीकरण संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अब ये अपना कक्षक जो है पूरा तो करेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे से लेंगे ही ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को देंगे, है ना। तो इस कारण ये +1, +3 और +5 और इस प्रकार से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे फिर चला गया तो यहाँ पे +7 ऑक्सीकरण दर्शाएंगे, है ना। तो इस प्रकार जो ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दोनों दर्शाते हैं। जो फ्लोरीन है आपका वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा शो करता है, लेकिन बाकी जो तत्व होते हैं वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, ठीक। अब देखते हैं हैलोजन के सामान्य गुण को। तो जो हैलोजन जो तत्व होते हैं वो भौतिक गुण भी दर्शाते हैं, रासायनिक गुण भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सही तौर से देखेंगे भौतिक गुण के बारे में, ठीक। अब देखते हैं हैलोजन तत्व के भौतिक गुणों के बारे में। तो यहाँ पे भौतिक गुण यहाँ पे इस सारणी में तो अच्छे से दिया हुआ है, साथ में हम लोग यहाँ पे और थोड़ा से देख लेते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहला आता है उसकी अवस्था कैसी है, मतलब उसकी भौतिक फिजिकल स्टेट वो दिखने में कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है,
ठीक है। तो जो हैलोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं। जैसे कि एक फ्लोरीन का परमाणु है वो दूसरे फ्लोरीन के परमाणु से जुड़ करके क्या बनाएगा, F2 बनाएगा। उसी तरह से एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जुड़ करके Cl2 बनाएगा। मतलब जो आपके 17वें समूह के जो तत्व होते हैं वो द्विपरमाणु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक। और क्या होता है, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये द्रव के रूप में जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है ये गैस के रूप में आपको मिलेगा, ब्रोमीन है वो द्रव के रूप में मिलेगा, लेकिन जो आयोडीन है वो ठोस के रूप में मिलेगा। ठीक। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन गैस के रूप में मिलेगा, ब्रोमीन द्रव के रूप में, और आयोडीन किस रूप में, ठोस के रूप में। ठीक। परमाणुकता के बारे में तो देख लिए हैं हम लोग। यहाँ पे जो तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व जो होते हैं वो द्विपरमाणु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हैलोजन तत्वों के रंग के बारे में। तो क्या होता है, जो हैलोजन तत्व होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग हैलोजन के सामान्य गुण को देख रहे हैं। सामान्य गुण में आपका दो आएगा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जिसमें से भौतिक गुण के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भौतिक गुण में पहले गुण के बारे में देखा हमने, भौतिक अवस्था, मतलब वो दिखने में कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है। उसके बाद हमने देखा परमाणुकता, मतलब वो एक अणु के रूप में रहेगा। परमाणुकता इसका मतलब ये है कि वो अणु के रूप में है कि परमाणु के रूप में, किस रूप में हमें मिल रहा है। उसके बाद तीसरा गुण को देख रहे हैं हम लोग, रंग। तो जो देखते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, चलिए। सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि हैलोजन अणु दृश्य क्षेत्र के कुछ विकिरण, कुछ किरणों का अवशोषण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित होकर अपने अगले ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक। और शेष प्रकाश पारगमित हो जाता है। देखो क्या होता है, जैसे ही जो आपका तत्व होता है वो दृश्य क्षेत्र के कुछ विकिरण का अवशोषण करेंगे, है ना, कुछ विकिरण का अवशोषण करेंगे। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने अगले उस ऊर्जा स्तर में चले जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, विकिरण मिल गई है, एक तरह से एनर्जी मिल गई है। इसी कारण वो एनर्जी को पा करके जो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अपने अगले ऊर्जा स्तर। जैसे ही वो अपने अगले ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वहाँ से कुछ विकिरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ से कुछ विकिरणें उत्सर्जित होगी तो वो उसी रंग का दिखाई देगा। जैसे कि फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन दृश्य क्षेत्र के बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है बैंगनी प्रकाश का अवशोषण करेगा। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने अगले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा, जैसे वो अपने अगले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, वहाँ से शेष जो विकिरण है उसका क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, फ्लोरीन दृश्य क्षेत्र के बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए पीला दिखता है, जबकि आयोडीन प्रकाश के पीले एवं हरे भाग को अवशोषित करता है और बैंगनी दिखता है। तो इस तरह से वो कुछ विकिरण का अवशोषण करते हैं और इलेक्ट्रॉन अगले ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ विकिरणों का उत्सर्जन कर देते हैं। इस कारण वो अलग अलग रंग के हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं अधात्विक गुण। तो यहाँ पे बात करें अधात्विक गुण की, तो फ्लोरीन क्या होते हैं, वो तो अधातु ही होते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन को देते नहीं हैं, बस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं। इस कारण वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और साथ में ये ऊष्मा और ऊर्जा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। ठीक। अब बात करें परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की। तो जो तत्व होते हैं हैलोजन तत्व, उनकी परमाणु त्रिज्या आवर्त में क्या होती है, सबसे कम होती है। हैलोजन तत्व की परमाणु और आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है, क्योंकि परमाणु में उच्चतम नाभिकीय आवेश होता है। देखो आवर्त में देखें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर नाभिक पर आवेश ज़्यादा है तो बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का मान भी तो कम होगा ना। तो इस कारण क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश बढ़ता है। इस कारण जो हैलोजन तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर समूह की बात करें, अगर किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आए तो जो हैलोजन तत्व अगर हैलोजन तत्व का देखें, अगर हैलोजन तत्व 17वें समूह में ऊपर से नीचे की ओर आए तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से कुछ भौतिक गुण के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। अब आगे देखेंगे
17वें समूह के तत्व के बारे में। तो यहाँ पे इस बुक में आपका 17वें समूह का पहला तत्व है आपका फ्लोरीन, उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक। बस फ्लोरीन का असंगत व्यवहार को बताया गया है, उसके बाद क्लोरीन के बारे में दिया गया है। तो पहले देखते हैं फ्लोरीन का असंगत व्यवहार को। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अनेक गुणों में अन्य हैलोजन से भिन्नता रखता है, समानता भी रखता है। फ्लोरीन क्या है, अपने समूह के अन्य तत्वों से समानता रखता है। समानता के साथ साथ कुछ वो जो 17वें समूह के अन्य तत्व है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भिन्नता भी रखता है। तो फ्लोरीन में असंगत व्यवहार के निम्न मुख्य कारण है। तो फ्लोरीन जो है अपने अन्य तत्वों से असमानता क्यों रखता है, उसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कारण है परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरा कारण है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और क्या होता है, इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता, फ्लोरीन में डी कक्षक का अभाव होता है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में इसका क्या है, द्वितीय स्थान है। फ्लोरीन का प्रथम आयनन विभव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो है आपकी आयनन विभव। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो प्रथम आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो वो है द्वितीय आयनन विभव। तो फ्लोरीन का प्रथम आयनन विभव अन्य हैलोजन की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। प्रथम आयनन विभव का मान क्या होता है, उच्च होता है। इस कारण वो समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता दर्शाता है ना। और क्या होता है, जो फ्लोरीन के जो अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही देख लें या फिर किसी दूसरे फ्लोरीन का जो अम्ल होता है जैसे कि HF क्या है, फ्लोरीन के अम्ल है। HCl क्या है, आपका क्लोरीन का अम्ल है, ठीक। तो क्या होता है, जो फ्लोरीन के अम्ल होते हैं जैसे HF, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। इस कारण इसका आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयनन विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्लोरीन जो है इन गुणों के आधार पर अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता दर्शाते हैं। फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, फ्लोरीन में डी कक्षक का अभाव होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, अधिक होता है, विद्युत ऋणात्मकता आयनन विभव भी क्या होता है, इसका अधिक होता है ना। और क्या होता है, फ्लोरीन के जो अम्ल होते हैं जैसे HF की बात करें तो इनमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। इन सब गुणों के कारण वो समूह के अन्य तत्व हैं उनसे भिन्नता दर्शाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 17वें समूह के दूसरे तत्व के बारे में, जो है आपका क्लोरीन। 17वें समूह का दूसरा तत्व कौन सा है, आपका क्लोरीन है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है 17वें समूह का दूसरा तत्व है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे गलती से हैलोजन के यौगिक दे दिया है, जबकि ये हैलोजन के यौगिक नहीं है, हैलोजन के क्या है, तत्व हैं, है ना, मतलब हैलोजन ग्रुप के आपके तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिएगा आप लोग, क्लोरीन जो है हैलोजन का यौगिक नहीं है, हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्लोरीन क्या है, इसकी खोज कैसे हुई या फिर इसको किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो क्लोरीन जो है हरे पीले रंग के कारण, ठीक, इसके क्लोरीन के हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्लोरीन रखा गया है। सर्वप्रथम 1744 ईस्वी में सीले ने इसको पायरोलुसाइट मतलब MnO2 पर HCl अम्ल की क्रिया से प्राप्त किया था। किसने, सीले महोदय ने MnO2 पर HCl की क्रिया से क्या किया था, क्लोरीन को प्राप्त किया था। क्लोरीन के हरे पीले रंग के कारण ही इसका नाम क्लोरीन रखा गया है। क्लोरीन क्या है, हरे पीले रंग का हमें प्राप्त होता है, इसी कारण इसका नाम क्या है, क्लोरीन रखा गया है। देखो क्लोरीन जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लोरीन ग्रीक भाषा के शब्द है जो क्लोरस से मिलकर बना है। क्लोरस से क्या बना है, क्लोरीन बना है। तो क्लोरस का अर्थ क्या होता है, ग्रीनिज्म एंड येलो। क्लोरस का अर्थ होता है कोलोरस का आपका अर्थ होता है हरा पीला, है ना। तो इस कोलोरस से ही आपका क्लोरीन बना है और इस क्लोरीन का अर्थ भी क्या है, आपका हरा पीला, ठीक। तो अब देखते हैं इनका क्लोरीन की प्राप्ति स्थान। क्लोरीन बहुत सक्रिय होने के कारण यह हमें फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। कैसे मिलेगा यह हमें, कंबाइंड स्टेट में, मतलब संयुक्त अवस्था में। ये जो यह धातु क्लोराइड के रूप में मिलती है। मतलब जो क्लोरीन है आपका वो किसी धातु के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाएगा,
है ना। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन किसी धातु जैसे Na के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है, उसी प्रकार क्लोरीन कोई दूसरा धातु जैसे Mg के साथ क्रिया करके MgCl2 बनाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो क्लोरीन है आपका वो किसी धातु के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाएगा और उसी रूप में हमें मिलेगा, मतलब ये NaCl MgCl2 इस रूप में हमें प्राप्त होंगे। अब देखते हैं इस क्लोरीन जो है किस प्रकार से बनता है, मतलब क्लोरीन बनाने की विधि। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसका सिद्धांत में क्या आ जाएगा, MnO2 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा आक्षेपित करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, क्लोरीन प्राप्त करते हैं। या फिर MnO2 पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा क्लोरीन प्राप्त किया जाता है। ये आपका सिद्धांत में आ जाएगा। सिद्धांत में ये लिखना है और उसके नीचे में आपको ये समीकरण को लिखना है। उसके पश्चात आपकी आएगी कार्यविधि या फिर चित्र का वर्णन। तो कार्यविधि में क्या है आपका, तो उसका देखते हैं। प्रयोगशाला में Cl2 बनाने की कार्यविधि या फिर क्रियाविधि या फिर चित्र का वर्णन। सर्वप्रथम इसमें एक गोल पेंदे वाला गोल फ्लास्क होता है जिसमें MnO2 भरा होता है। इस फ्लास्क के ऊपर में एक कार्क लगा होता है जिसमें 2 छेद होते हैं। एक छेद में थिसिल कीप लगा होता है, दूसरे छेद में निकास नली लगा होता है। ठीक, और ये जो आपका फ्लास्क होता है वो किसी स्टैंड की सहायता से क्या रहता है, या फिर किसी स्टैंड के साथ उसको कस दिए रहते हैं। इस फ्लास्क के नीचे में एक जाली लगा देते हैं, जाली के नीचे में बर्नर को रख देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस गोल पेंदे वाले फ्लास्क में MnO2 को डालते हैं और थिसिल कीप की सहायता से इसमें क्या डालते हैं, सांद्र HCl को डालते हैं। इस थिसिल कीप की सहायता से किसको डालेंगे, HCl को। HCl को इतना डालते हैं कि उसका जो गोल पेंदे वाला फ्लास्क है उसका निचला सिरा क्या होता है, भरा हुआ रहता है। इस फ्लास्क से एक निकास नली लगी होती है जिसका खुला सिरा किससे जुड़ा रहता है, एक बोतल से जुड़ा रहता है। इस बोतल में आपका वाटर भरा होता है। ठीक, निकास नली का खुला सिरा एक बोतल में बंद रहता है या फिर एक बोतल से जुड़ा रहता है। यह बोतल पानी से भरा हुआ होता है। उसके पश्चात जो पानी वाला बोतल होता है उससे एक और नली लगी रहती है और इस नली का जो संबंध होता है एक दूसरे बोतल से रहता है और इस बोतल में क्या भरा रहता है, H2SO4 भरा रहता है। उसके पश्चात जो H2SO4 वाली जो बोतल होती है, देखो यहाँ पे जो आपकी दूसरी नली है वो इसको टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वो ऊपर से जुड़ा रहता है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये है, देखो गोल पेंदे वाले फ्लास्क से क्या जुड़ा रहता है, एक निकास नली लगी होती है या फिर एक निकास नली जुड़ी होती है। इसका खुला सिरा और निकास नली का खुला सिरा एक बोतल से जुड़ा होता है और यह बोतल पानी से भरा होता है। उसके पश्चात इस बोतल से एक दूसरी नली ऊपर की ओर से लगी रहती है। यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं ना, इस कारण क्या है, इस पानी वाले बोतल से एक दूसरी नली लगी होती है जिसका संबंध H2SO4 से भरे हुए बोतल से होता है। ठीक, इस H2SO4 से भरे हुए बोतल में से भी एक नली निकली रहती है, ऊपर की ओर से नली निकली रहती है जिसका संबंध गैस जार से होता है। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस फ्लास्क में जब हम लोग MnO2 और HCl को डालते हैं और उसके पश्चात जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से आपकी क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, MnO2 और HCl को जब इसमें गर्म करते हैं तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। अब क्लोरीन गैस को कहाँ गुजार रहे हैं हम लोग, वाटर से भरे हुए इस बोतल में। तो क्या होती है, क्लोरीन गैस में HCl की अशुद्धि होती है। जब क्लोरीन अशुद्धि युक्त क्लोरीन गैस को इस बॉटल में डालते हैं तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ होता है वो क्या करता है, अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। उसके पश्चात जैसे ही क्लोरीन गैस यहाँ पर आती है, पानी के संपर्क में आने के कारण क्या हो जाती है, वो द्रवकृत हो जाती है। मतलब क्लोरीन गैस के साथ अब पानी भी मिल चुकी है।
ठीक। तो क्या होगा, अब फिर इसे इस H2SO4 से भरे हुए बोतल में डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस के साथ अब जल वाष्प भी आ गया है, तो उस जल वाष्प का अवशोषण ये H2SO4 क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक, उस जल वाष्प का अवशोषण इस H2SO4 के द्वारा कर लिया जाएगा। अब जो शुद्ध क्लोरीन है इस गैस जार में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है उसका विस्थापन करने के पश्चात हम लोग यहाँ पे गैस को शुद्ध क्लोरीन गैस को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो गैस जार है उसमें गैस का क्या होता है, विस्थापन होता है, और इस प्रकार हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई आपकी क्लोरीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि।